हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएच कैलकुलेशन ऑफ बेसिक बफर। तो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है। और आज डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ बेसिक बफर। देखो, जैसा पहले बता चुके हैं कि बेसिक बफर हो चाहे एसिडिक बफर हो, वो पीएच चेंज को रजिस्ट करता है। यानी वैसे सॉल्यूशन में अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला दें चाहे स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाएंगे तो पीएच में जो चेंज आएगा वो काफ़ी कम होगा। तो बेसिक बफर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो बेसिक बफर मेड बाय मिक्सिंग weak acid, weak base and its salt, ठीक है। weak base and its salt, यानी ऐसा ही बोल सकते हो कि सॉल्यूशन में वीक बेस और इसी का साल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सॉल्यूशन में पहले से वीक बेस और साल्ट नहीं रहेगा, वहां पर क्या होगा कि जो स्पेसीज मिलाएंगे वो आपस में रिएक्ट करके उसका फॉर्मेशन करेगा वीक बेस और उसी का साल्ट का, तब वो भी क्या होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन ही होगा। इसमें हम लोग पीओएच कैलकुलेट करेंगे और पीओएच का जो इक्वेशन होगा, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग साल्ट बाय बेस। pH is equal to pKb plus log salt by base। अगर हमारे पास वीक बेस का जो कंसेंट्रेशन दिया हुआ है C1 है और साल्ट का कंसेंट्रेशन C2 दिया हुआ है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि pOH इज इक्वल टू pKb प्लस log C2 बाई C1। अब देखो यहाँ पर वीक बेस में क्या एग्जाम्पल बतला रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्पल इसमें हो सकता है। तो अगर हमारे पास वीक बेस दिया हुआ है जैसे NH4OH दिया हुआ है और इसके साथ इसी का साल्ट दिया हुआ है NH4Cl, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेसिक बफर। हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों एक ही चीज होगा, और NH4Cl दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ बेसिक बफर। कोई एमीन्स दिया हुआ है RNH2 और इसी का साल्ट दिया हुआ है RNH3 प्लस Cl माइनस, इट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ बेसिक बफर। अगर हमारे पास एरोमेटिक एमीन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एनिलीन दिया हुआ है और एनिलीनियम क्लोराइड दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ बेसिक बफर। इसमें बेसिक बफर में यहाँ पर वीक बेस दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन कितना C1 है और इसका कंसेंट्रेशन के वैल्यू को हम लोग C2 माने। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होगा कि जो स्पेसीज प्रेजेंट होगा वो आपस में रिएक्ट करने के बाद वीक बेस और उसका साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो आगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा कि हमारे पास NH4Cl दिया हुआ है और ये साल्ट है, एसिडिक साल्ट है और ये एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है, एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं NaOH के साथ करा रहे हैं। तो आगे देखें कि इट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ बेसिक बफर, ये भी बेसिक बफर का कंडीशन होगा। तो ऐसा कंडीशन है हमारे पास कि हमारे पास ये जो कंडीशन दिया हुआ है NH4OH दिया हुआ है, ये वीक बेस दिया हुआ है और ये एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है और इसका रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करा रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ बेसिक बफर। तो यहाँ पर कैसे बेसिक बफर होगा आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो काफी सिंपल रिलेशन होगा वीक बेस और साल्ट, उसके बारे में देखेंगे।
यानी बेसिक बफर वैसा होना चाहिए, तो सॉल्यूशन में वीक बेस और उसका साल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो स्पीसीज दिया हुआ है, जो सोल्यूट पार्टिकल दिया हुआ है, वो आपस में रिएक्ट करने के बाद वीक बेस और साल्ट का फॉर्मेशन कर दें। यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट होगा, जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो वहाँ पर एसीटेट आयन कॉमन आयन जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट आएगा। देखो हमारे पास NH4Cl दिया हुआ है और NH4OH दिया हुआ है। इसका जो कंसेंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है C2 है और इसका C1 दिया हुआ है। देखो अगर अलग अलग सॉल्यूशन में दिया रहता है NH4OH होता है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ वीक बेस। केवल NH4Cl होता है तो आगे डिस्कस करेंगे, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो ये बफर सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि NH4Cl को ये 100% डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करने के बाद फॉर्मेशन होगा NH4 प्लस और Cl माइनस। इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू हमारे पास C2 दिया हुआ है, 0 बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन 0, यहाँ पर C2 और यहाँ पर C2। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर NH4OH है, तो NH4OH वीकली डिसोसिएट करेगा बिकॉज इट इज वीक बेस, इट प्रोवाइड्स NH4 प्लस एंड OH माइनस। इसका कंसेंट्रेशन हम लोग के पास C1 दिया हुआ है, 0 यहाँ पर क्या होगा C1 माइनस C1 अल्फा, C1 अल्फा, C1 अल्फा। ये बिफोर डिसोसिएशन है, ये आफ्टर डिसोसिएशन है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इक्व मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर देख रहे हो कि NH4 प्लस जो दिया हुआ है ये सेम टाइप्स ऑफ आयन है, इट इज सेम टाइप्स ऑफ आयन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेम टाइप्स ऑफ आयन को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन बोलते हैं। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके चलते अगर NH4 प्लस के कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ये सोर्स किसका है, NH4 प्लस का है, सोर्स Cl माइनस का भी है, लेकिन Cl माइनस इज इटसेल्फ न्यूट्रल इन नेचर, तो इसका कोई भी रोल नहीं होगा। NH4 प्लस बाहर से आएगा, जिसके चलते रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक रूल है कि अगर हमारे पास A प्लस बी और C D इस फॉर्म में है, तो अगर हम लोग C के कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, D के कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब भी बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, A को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, B को बढ़ाएंगे फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, C और D के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दें, A और B के कंसेंट्रेशन को घटा दें। ये बढ़ाने घटाने का मतलब होगा कि पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उसके बाद हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाएंगे और इसको घटाएंगे तब इधर ही शिफ्ट करेगा। अगर इसको बढ़ा दिए, इसको घटा दिए, इधर शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर इसको भी बढ़ा दिए और इसको भी बढ़ा दिए, चाहे इसको घटा दिए और इसको भी घटा दिए, तब किधर शिफ्ट करेगा। तो इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पर रिएक्शन क्यूसेंट और Kc दोनों के बीच रिलेशन से पता चलेगा कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तभी इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर सिंपली है कि NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन आ रहा है और इसके चलते रिएक्शन किधर शिफ्ट कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे कि NH4OH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना होगा। देखो पीएच निकालना है, ये प्राइमरी सोर्स OH माइनस का है, तो पहले पीओएच निकालेंगे, देन हम लोग पीएच निकालेंगे। ठीक है, देखो इसको
ठीक है, तो ए रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केबी। के मीन्स होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेस के लिए है इसलिए इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोलेंगे। तो ये बराबर होगा कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH। अब देखो हमारे पास NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है, तो ये बराबर कितना है, C2 प्लस C1 अल्फा। OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है, C1 अल्फा है। NH4OH का कितना है, तो C1 माइनस C1 अल्फा। जैसा कि जानते हो कि NH4OH खुद कैसा है, वीक बेस है और इसका डिसोसिएशन बैक डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है, तो इसके द्वारा जो C1 अल्फा होगा उसका वैल्यू काफी कम होगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि C2 फार ग्रेटर देन C1 अल्फा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि C2 प्लस C1 अल्फा अप्रोक्सीमेटली C2 होगा। फिर C1 का वैल्यू फार ग्रेटर देन C1 अल्फा होगा, तो C1 माइनस C1 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर C1 हो जाएगा। देखो C1 अल्फा यहाँ पर भी है लेकिन ये वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में है, तो स्मॉल वैल्यू को हम लोग केवल प्लस और माइनस में नोटेट करते हैं, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं C2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर C1 अल्फा, यहाँ पर भी C1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बराबर हो गया KB। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना हो गया, ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि अल्फा इज इक्वल टू KB बाई C2। देखो ध्यान से कि अल्फा हम लोग किसका निकाल रहे हैं, तो अल्फा निकाल रहे हैं वीक बेस का, KB किसका है, वीक बेस का, लेकिन C2 किसका है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट, इस साल्ट का कंसेंट्रेशन है। तो हम लोग यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। यहां पर कभी भी इस प्रकार का फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसको लिखकर काट दे रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB बाई C, इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये केवल किसके लिए वैलिड है, तो वैलिड फॉर ओनली वीक बेस, यानी केवल NH4OH दिया हुआ हो और इसका कंसेंट्रेशन दिया हो तो हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि NH4 प्लस आने के चलते ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो यहाँ से आएगा उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर कम आएगा। ठीक है, तो अल्फा अगर हम लोग पता कर लेते हैं और ये वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, C1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन पता चल जाएगा, और जब OH माइनस का कंसेंट्रेशन पता चल जाएगा तो फिर हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, POH निकालेंगे और POH के बाद pH निकालेंगे। अब देखो ध्यान दो कि यहाँ पर जो OH माइनस का कंसेंट्रेशन का वैल्यू है ये बराबर किसका है, इट इज इक्वल टू C1 अल्फा, C1 अल्फा के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो C1 और अल्फा का वैल्यू कितना होगा, KB बाई C2, KB बाई C2। तो ये कंसेंट्रेशन बराबर हो गया OH माइनस का। यहाँ से हम लोग POH का वैल्यू निकाल सकते हैं, POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस, और OH माइनस का कंसेंट्रेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ यहाँ पर KB, इसको अरेंज कर रहे हैं C1 और C2, इसको दो फैक्टर में बना सकते हो, A और B के फॉर्म में। ये वैल्यू कितना आएगा, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB प्लस लॉग C1 बाई C2, ये वैल्यू है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं,
-1 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस लॉग के बी माइनस लॉग C1/C2। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी को हम लोग बोलेंगे पी के बी, और यहाँ पर जो माइनस दिया हुआ है इसको प्लस करके हम लोग लिखेंगे लॉग C2/C1। तो यहां से क्या मिलेगा हम लोग को, पीओएच का वैल्यू मिल जाएगा। देखो C2 किसके कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C2 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड C1 इज कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। तो हम लोग ये भी लिखते हैं पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग साल्ट बाई बेस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। ठीक है। तो हम लोग यहां से पीओएच निकाल लेंगे, और पीओएच निकालने के बाद हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। ठीक है। ठीक है। तो जैसा हम लोग देखे कि पिछले क्लास में कि अगर हमारे पास एसिडिक बफर दिया हुआ है, एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर, तो एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए कि वीक एसिड प्लस इट साल्ट, वीक एसिड और इसी का साल्ट होना चाहिए, और वीक बेस में वीक बेस प्लस इट साल्ट। ठीक है। यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। देखो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर वीक एसिड और साल्ट दिया हुआ है तब तो एसिडिक बफर होगा ही, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि 2 स्पेसिस दिया हुआ है और वो बफर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर उसको रिएक्ट कराते हो और रिएक्ट कराने के बाद सॉल्यूशन में वीक बेस और साल्ट आ जाता है तो इट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ एसिडिक बफर। उसी प्रकार वीक बेस और साल्ट है तब तो बेसिक बफर होगा ही, लेकिन ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि जो स्पेसिस दिया हुआ है सॉल्यूशन में वो दोनों आपस में रिएक्ट करके वीक बेस और साल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ बेसिक बफर। यहां पर जैसे कि बतलाया कि अगर इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू C1 दिया हुआ है, इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू साल्ट का C2 दिया हुआ है, और इसका हम लोग को अल्फा का वैल्यू निकालना है तो Kb/C2। तो अल्फा का वैल्यू मिलेगा, अल्फा किसका मिलेगा, तो वीक एसिड। साल्ट तो पूरा डिसोसिएट करता है, इसलिए उसका अल्फा का वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी के होगा, और यहां पर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा Kb कंसेंट्रेशन ऑफ C2। ये कंसेंट्रेशन है C1 और ये जो कंसेंट्रेशन होगा C2। तो यहां से भी हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अल्फा किसका निकल रहा है, तो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। फिर यहां पर जैसे बतलाए थे कि पीएच का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो पीएच का वैल्यू pKa प्लस लॉग साल्ट बाई बेस एसिड हो जाएगा, और यहां पर जो कंडीशन आएगा इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ OH माइनस, हेंस pOH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड, साल्ट बाई बेस। तो हम लोग यहां से कैलकुलेट करें। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये ऑलवेज ध्यान देना है कि प्राइमरी सोर्स किसका है। अगर प्राइमरी सोर्स
H प्लस का होगा तो पहले हम लोग pH निकालेंगे, प्राइमरी सोर्स अगर OH माइनस का होगा, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे, और उसके बाद pH और POH दोनों का रिलेशन ऑलरेडी बता चुके हैं कि pH और POH ये दोनों का जो वैल्यू होता है ये ऑलवेज इक्वल टू 14। टेम्परेचर क्या है, जब तक अदर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ रहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन, और H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन 10 टू द पावर -14। तो अगर H प्लस निकाल लिए तो OH माइनस भी निकाल सकते हैं, और OH माइनस निकाल लिए तो H प्लस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो कंडीशन था ये सिंपल कंसेप्ट एसिडिक बफर और बेसिक बफर का था। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में प्रॉब्लम पूछा जाता है कि जो देखने से पता नहीं चलेगा कि वो किस प्रकार का बफर सॉल्यूशन का है कि नहीं है। कभी कभी सेमी रिएक्शन होगा, वो साल्ट हाइड्रोलिसिस से बनेगा, कभी वीक एसिड से बनेगा, ठीक है, कभी बफर सॉल्यूशन आएगा, तो कब हम लोग पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस को भी पहले पढ़ना होगा। तो जब साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लेंगे तब बफर सॉल्यूशन के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। साल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम बनाने के लिए, ठीक है, अलग से कोई फार्मूला रखने का कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वीक एसिड और वीक बेस में, उसी का एप्लीकेशन होगा, लेकिन उसके लिए एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखना पड़ेगा, ठीक है, बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखना पड़ेगा, और एसिड और बेस के द्वारा जो आयंस मिलेगा उसका क्या रोल होगा उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस, उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू, ये सब इजीली निकाल सकते हैं। कंडीशन केवल एक ही है, किसी भी इंडियन ऑथर के बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना है, उसका थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं देखना है, प्रॉब्लम उसका बना सकता हो। यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, उससे हर टाइप के प्रॉब्लम को बना सकते हो। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे एसिटिक एसिड अगर दिया हुआ है तो H प्लस मिल जाता है, एसिटेट आयन मिलेगा, चाहे कोई भी वीक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, तो वो साल्ट हाइड्रोलिसिस में भी कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है और NH4 प्लस मिल रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ और NH4 प्लस मिल रहा है, तो फिर हम लोग वो साल्ट हाइड्रोलिसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वहीं से बफर का कंसेप्ट कैसे आएगा, तो ये सब सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।